नमस्कार। आज हम समझेंगे कि जो इतने सारे कॉन्टिनेंट है, इतने सारे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप कैसे बने और ये शुरू में क्या ये ऐसे दिखते थे जैसे आज दिखते हैं। आज की पृथ्वी हमें इस तरीके की दिखाई दिखाई देती है। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी महाद्वीप, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ऐसे ही ये है हमारा यूरेशिया यानी कि यहाँ है यूरोप, यहाँ है हमारा एशिया। अब क्या ऐसा ही दिखाई देता था? तो नहीं। तो पहले ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, यानी कि अफ्रीका, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब के बीच में बिल्कुल भी समुद्र सागर नहीं था। ये सब आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन आज के समय में ये सब अलग हो गए हैं। तो इसके लिए काफी सारी थ्योरीज आई हैं। तो उन सब थ्योरीज के अंदर से केवल दो थ्योरी है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब एक थे हमारे टेलर साहब, FB टेलर। तो इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले कि जो सारे महाद्वीप हैं, जैसे एशिया है और उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, ये सब के सब जुड़े हुए थे आपस में। तो आपस में जुड़े हुए, बीच में समुद्र नहीं था। बाद में ये अलग हो गए हैं। तो ये किसने बताया था? ये बताया था FB टेलर ने। किसने? FB टेलर ने। सबसे पहले इन्होंने ही ये बात कही थी। लेकिन ये जो सिद्धांत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये हम मानते हैं किसके नाम पे है? एल्फ्रेड वेगनर पे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी या फिर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया, तो आप लगाएंगे एल्फ्रेड वेगनर, एल्फ्रेड वेगनर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसने ये बात सामने रखी कि सारे कॉन्टिनेंट सब पहले एक साथ थे, अलग अलग नहीं थे, तो ये आप कहेंगे टेलर ने। कौन से? FB टेलर। यानी कि याद रखने के लिए पढ़ते हैं, FB यानी कि फेसबुक टेलर। और फेसबुक आपको पता है पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखती है। शुरू में तो फेसबुक ही था केवल, पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करे वो कौन बात बता सकता है? ये FB बता सकता है, यानी कि फेसबुक टेलर ही बता सकता है ये बात। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हमें याद हो गया। दूसरा, ये फिर आए एल्फ्रेड वेगनर साहब। अब इन्होंने दिया सिद्धांत। अब बात आती है, इन्होंने भी यही बात कही, इन्होंने भी यही बात कही, तो इनकी बात अलग क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया है प्रिंसिपल, इन्होंने दिया है सिद्धांत। सिद्धांत देने और केवल कहने में क्या डिफरेंस है? कहने में तो ये है, मान लीजिए ये एक गिलास पानी है। अब ये एक गिलास पानी, मान लीजिए हम आपसे कहें ये एक गिलास पानी आप पीजिए। आपने पिया पानी, मीठा लगा। दूसरे ने पिया, मीठा लगा। तीसरे ने पिया, मीठा लगा। अब मीठा सबको लग रहा है, मीठा शुरू से लग रहा है। आपने कभी फीका पानी पिया ही नहीं है, क्योंकि पानी जो है ये मीठा ही है शुरू से। अब क्या होगा? कौन आया? ये आया, टेलर आया। टेलर ने कहा भाई पहले पानी फीका हुआ करता था, अब पानी मीठा है। टेलर ने ये बात कही। क्या आप ये बात मानेंगे? हम क्यों मानेंगे भाई? हम बचपन से जब मीठा पानी देखते आ रहे हैं तो हमारे लिए तो पानी मीठा ही है। इसने कहा कि पहले फीका हुआ करता था, हम क्यों मानेंगे बात? लेकिन अब बात आई प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है। एल्फ्रेड वेगनर कि वो आएंगे बताएंगे, देखिए ये पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O पानी है। और अगर H2O से अगर हम दोबारा वाटर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि पानी केवल फीका निकलेगा। लेकिन हम जो पानी ले रहे हैं ये मीठा है, इसका मतलब इसमें चीनी मिलाई गई है। अब देखिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं कि इस पानी को मैं इवोपरेशन कर देता हूं, यानी कि वाष्पीकरण कर देता हूं, और वाष्प होने के बाद फिर उसको कंडेंस करके इकट्ठा कर लेता हूं, और अब आप पीजिए, आपको पानी फीका लगेगा। तो यहां हमने साबित कर दिया कि पानी में चीनी किसी ने मिलाई, पानी था नहीं मीठा। अंतर क्या आ गया? जो पहले इंसान आया उसने बस बताया, भली बात उसकी सही थी, उसके पास रीजन नहीं था, उसने सिर्फ कह दिया कि हाँ पानी मीठा नहीं है, चीनी मिलाई जा रही है। दूसरे ने आके एक्सप्लेन कर दिया उसको। जो एक्सप्लेनेशन देगा भाई उसके नाम पर हो गया प्रिंसिपल। इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन देखो सही हो गलत हो, उस टाइम के हिसाब से सही रहा था। आज के टाइम के हिसाब से लोग नहीं मानते इनके प्रिंसिपल को, लेकिन उस टाइम के हिसाब से माना जाता था। इसलिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? एल्फ्रेड वेगनर ने दिया। ध्यान रखना, एल्फ्रेड वेगनर है ये, एल्फ्रेड नोबल मत समझ लेना। एल्फ्रेड नोबल कौन थे? एल्फ्रेड नोबल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिनके नाम पर हम नोबल पुरस्कार रखते हैं। पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट क्या था? एक विस्फोटक, विस्फोट करने वाला, एकदम विध्वंस करने वाला विस्फोटक, डायनामाइट। अच्छा, विस्फोटक और ईंधन में क्या अंतर होता है? ईंधन जैसे पेट्रोल जलता है वो भी, विस्फोटक डायनामाइट जलता है ये भी, लेकिन ये विनाश करने के लिए लगाया जाता है। वही पेट्रोल एनर्जी लेने के लिए, यानी ये एक काम की चीज है और ये एक विध्वंसक चीज है। अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। फ्यूल यानी कि ईंधन और विस्फोटक, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। अंतर यह है कि ये एकदम से जलता है और इससे विस्फोटक बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जो ईंधन है उससे अगर आप एनर्जी चलाएंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन विस्फोटक से भी एनर्जी बनाई जा सकती है और जो ईंधन है उससे भी विस्फोटक बनाया जा सकता है। जैसे कि पेट्रोल बम आपने सुना होगा, है ईंधन बम की तरह बनाया, लेकिन उतना कारगर नहीं होगा। इसी तरीके से डायनामाइट को अगर हम ले और हम सोचे कि हम एक ऐसी बाइक बनाते हैं इसके अंदर हम कंबशन करा के इंजन चलाएं, तो चल जाएगा, लेकिन वो इफिशियंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक विस्फोटक है और विस्फोटक के रूप में ही उसका कार्य सबसे ज्यादा इफिशियंसी देगा हमको।
अब हम बात करते हैं तो नोबल जी की। तो एल्फ्रेड नोबल था, इन्होंने बनाया डायनामाइट। जब डायनामाइट बनाया उस समय का जो टाइम पीरियड था, वहां साइंटिस्ट के लिए सबसे बुरा दौर रहता था। उनको बहुत ज्यादा उलाहनाएं दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी, उनको बहुत सुनाया जाता था हर बात पे। लोग उस समय रूढ़िवादी हुआ करते थे। अब जैसे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी, टॉलमी जी ने दी थी कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सभी चक्कर काट रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर विवाद हुआ। फिर उसके बाद दूसरा है कोपर्निकस, उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। अब फिर वहां पर विवाद हुआ कि भाई कुछ धर्मों के लोग कहने लगे भाई आप सूर्य को और पृथ्वी को इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं, ये तो हमारे पूजनीय है। क्योंकि काफी जगह शास्त्रों में ये सारी चीजें सूरज चंद्रमा ये सब पूजनीय बताई गई हैं। क्यों बताई गई हैं? ताकि हम इनका सम्मान करें। ये हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम इसको और पृथ्वी को, जल को, इन सबको हम सुरक्षित रखें, एक संजो कर रखें, इनका हम नुकसान ना करें। तो इसलिए हमें यह बताया गया है कि ये हमारे लिए पूजनीय है, और रियल में जिनसे हमें फायदा होता है वो हमारे लिए पूजनीय ही है। तो उस समय जब नोबल जी ने आविष्कार किया डायनामाइट का, तो डायनामाइट से लोगों ने इन्हें कहना शुरू कर दिया राक्षस, कि ये राक्षस है, ये दुनिया का सर्वनाश करने आया है, ये इस दुनिया को खत्म करने के लिए इसने एक औजार बना दिया है। अब ये सारी मानवता को मार देगा और इसकी वजह से युद्ध होंगे, और ये अब पूरी दुनिया के सर्वनाश का ये व्यक्ति कारण बनेगा। वो अपने घर से बाहर निकल जाते थे तो लोग सड़क पर थूकते थे उन्हें देखकर। इस चीज से वो इतने ज्यादा एल्फ्रेड नोबल परेशान हो गए, इतने ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच गए, उन्हें रियल में लगने लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने रियल में एक ऐसी चीज बना दी जो मानवता का अंत कर देगा। इसी वजह से इसी का ही प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति स्विस बैंक में जमा कर दी, और ये कहा कि जो व्यक्ति मानवता के लिए कार्य करेगा, मेरे जो मरने के बाद भी जो इसका ब्याज इंटरेस्ट होगा उसमें से आप उसको नोबेल पुरस्कार दीजिएगा। जो शांति के लिए काम करेगा, मानवता के लिए काम करेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि एल्फ्रेड वेगनर क्या थे? ये एक मौसम वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने किया क्या? मौसम वैज्ञानिक थे, इनका काम था इधर उधर के मौसम को देखना, सब जांच पड़ताल करना। इनका काम था कि सॉइल को देखना, मिट्टी को देखना, इधर की मिट्टी को देखना। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये पाया कि यहां जो ये साउथ अमेरिका का इतना हिस्सा है, यहां पर इन्हें एक प्रकार के जीव दिखाई दिए, और जब इन्होंने यहां पर देखा, यहां पर भी इन्हें उसी प्रकार के जीव दिखाई दिए, और बाकी पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं है, यहां पर है और यहां पर है। अब इन्होंने सोचा भाई बीच में इतना बड़ा समुद्र, 5 से 6 हजार किलोमीटर की दूरी, कोई जा तो सकता नहीं जानवर वहां से वहां, ना कोई उनको लेकर आया ना कोई लेकर गया, तो ऐसा कैसे हो गया? फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद जब और जांच की गई तो पता लगा ये जो अंटार्कटिका है, जिसको हम पहले यह मानते थे कि यहां पर जीवन ही नहीं है, यहां पर तो सिर्फ बर्फ की चादर है, ना यहां जीवन आज है ना कभी था। लेकिन जब यहां पर पता लगा, यहां पर क्या मिला? यहां पर मिला पेट्रोलियम। यहां पर पेट्रोलियम मिल गया हमको। अब अंटार्कटिका में पेट्रोलियम मिलने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि वहां पर जरूर जीवाश्म, अगर जीवाश्म ईंधन वहां है, इसका मतलब कभी यहां पर जीवाश्म था, कभी वहां पर जीवाश्म था, इसका मतलब कभी वहां पर जीव थे, कभी वहां पर पेड़ पौधे जीव जंतु ये थे, तभी तो वो दबे होंगे और ये हमें ईंधन यानी पेट्रोलियम मिला होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर कभी इतनी ठंडी नहीं होती होगी जितनी की आज होती है। इसका मतलब ये कभी यहां नहीं होता होगा, कहीं और था। इसका मतलब ये यहां नहीं था, कभी कहीं और था। इन सारी चीजों को देखकर जब उन्होंने फिर देखा कि ये जो पजल सी दिखाई दे रही है, ये हमारा ये एक पजल सी दिखाई दे रही है, जो कि है अटलांटिक महासागर। इसके ये जो कॉर्नर्स उन्होंने देखा कि अगर हम इस वाले नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को पकड़कर इस तरह से मिला दें तो ये पूरी तरीके से फिट हो जाएगा, ये पूरी शेप इस पूरी शेप में फिट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कभी ना कभी ये दोनों एक ही हिस्से थे, अब ये अलग हो गए हैं। यहां से इन्हें पता लगा इस बात का। लेकिन ये बात तो कह चुके थे एफ.बी. टेलर भी, लेकिन प्रिंसिपल बताने के लिए रीजन तो बताना पड़ता। इन्होंने रीजन क्या बताया? इन्होंने रीजन बताया कि पृथ्वी घूम रही है और अर्थ में ग्रेविटी खींचती है सभी चीजों को अपनी ओर, तो ग्रेविटी खींच रही है अपनी ओर। और जो आता है ज्वार में जो चंद्रमा की और सूर्य की ग्रेविटी के कारण, उनके गुरुत्व के कारण हमारे यहाँ का जो समुद्र का तल है वो उठ जाता है ऊपर, यानी जो समुद्र का लेवल है वो थोड़ा उठ जाता है ऊपर पर। तो समुद्र का लेवल उठ गया और ग्रेविटी खींच रही है नीचे, और पृथ्वी चक्कर भी काट रही है। तो इन्होंने बताया कि इन्हीं सभी जो गतियों के डिफरेंस की वजह से, जो ये फोर्सेस हैं, इनके डिफरेंस की वजह से ये सारे के सारे विस्थापित हो गए। हालांकि इनका रीजन उतना वैलिड नहीं है आज के समय पे, इसलिए एक दूसरी थ्योरी आई है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी। उस थ्योरी को हम सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उससे हमें काफी ज्यादा चीजें पता लगी कि उसी थ्योरी से हमें पता लग गया कि क्यों जापान के पास भूकंप इतने आते हैं, क्यों वहां पर रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, किस तरीके से वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी बनते हैं, ये सब चीजें हमें इसमें पता लग गई। तो इसलिए सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको मिलता है? टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी को। लेकिन ये थ्योरी भी अपने समय में बहुत
बहुत पॉपुलर रही, इसी वजह से आज हम इस थ्योरी को भी पढ़ रहे हैं। ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ज्यादा कुछ ये पूछता नहीं है, सिर्फ यही पूछेगा कि हाँ ये एक ना जिगजैग सॉ किसको बोलते हैं हम, तो ये अटलांटिक ओशियन को बोलते हैं जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट क्या होता है, देखिए इस तरीके का आपने गेम देखा होगा जिसमें आप फिट करते हैं एक जिगसॉ बोलते हैं इसको, तो जिगसॉ बोलते हैं इसको। ये इस तरीके से पूरा का पूरा फिट हो जाता है। अब जो हमें पृथ्वी दिखाई देती है वो इस तरीके की दिखाई देती है, लेकिन पहले जो थी ये इस तरीके की थी, यहाँ सारे में एक साथ मिट्टी जुड़ी हुई थी। अब इसमें आपको कलर थोड़े से इंटरचेंज आपको लग सकते हैं। जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये असल में है महासागर। सागर और महासागर, देखिए बहुत विशाल पानी होता है, उसको हम बोलते हैं महासागर। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये सब है महासागर, यहाँ सब में पानी ही पानी है। और पहले सिर्फ एक ही मिट्टी थी ये, और ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। यहाँ जो बीच में आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, ये असल में क्या है कि आजकल जो हमें कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं वो कॉन्टिनेंट ये है। जैसे ये साउथ अमेरिका, हमें आजकल ये दिखाई देता है, ये कॉन्टिनेंट देखिए ये रहा, ये कॉन्टिनेंट हमें दिखाई देता है। ये नॉर्थ अमेरिका ये रहा, हमें ये दिखाई देता है। और ये जो बीच में मिट्टी दिखाई गई है, ये वो मिट्टी है जो कि अब कॉन्टिनेंट एकदम से तो होता नहीं खत्म, कुछ यहाँ पर आगे उसका बीच आता है, रेत आता है, आगे डेल्टा बनता है नदियों द्वारा, तो वो सब एरिया आता है। वो सब एरिया हमने कवर किया। ये जो ब्लू एरिया है इसमें यही सब आ रहा है। किसी का बीच वाला एरिया आ रहा है, किसी का डेल्टा बन रहा है तो वो आ रहा है, किसी का वैसे ही कोई आगे इतना बड़ा समुद्र नहीं है, एक छिछला पानी है तो वो भी आ रहा है एरिया। तो ये सब एरिया को हमने दिखाया, यानी कि मर्ज करके सब कुछ, ये पूरी एक ही मिट्टी है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी आराम से जा सकता है, बीच में पानी नहीं मिलेगा। ये पानी नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाया गया कि आज के समय में अगर हम ज्वाइन करते हैं साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को ज्वाइन करेंगे, कहीं ना कहीं बीच में हल्का सा गैप रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी वहां की कट गई होगी, कुछ वहां का हट गया होगा मिट्टी, कई वहां पे बीच आ रहे हैं, वो मिट्टी भी वहां से वहां ज्वाइन कर रही है। लेकिन इतने छोटे छोटा अगर गैप आ रहा है उसको कोई गैप नहीं मानते। इस वजह से वहां पर ये ब्लू कलर का एरिया दिखाया गया है कि हो सकता है थोड़ा बहुत बीच में गैप आ जाए, लेकिन इतना बड़ा तब भी मैच कर रहा है, हमारा पूरी पजल्स मैच कर रही है। इसका मतलब है ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं कि उन्होंने वेगनर जी ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो युग थे, युग में क्या है, एक होता है हमारा परमियन युग। परमियन युग हम बोलते हैं 225 मिलियन साल पहले, यहां से 225 मिलियन साल पहले के युग को हम बोलते हैं परमियन युग। उसके बाद 200 मिलियन साल को हम बोलते हैं ट्राइसिक युग। इसके बाद हमारा आता है जुरासिक युग, जिस पर मूवी भी बनी है जुरासिक पार्क। तो जुरासिक युग है ये 135 मिलियन साल पहले, जहां पर डायनासोर्स थे, 135 मिलियन साल पहले। उसके बाद हमारा आता है 65 मिलियन साल पहले, जो कि आता है क्रिटेशियस, जो कि है क्रिटेशियस युग। अब इनका कहना यह है कि जो परमियन युग थे इसमें एक था पेंजिया और पैंथलासा। अब इसको समझ लेते हैं, पेंजिया पैंथलासा को। यह माना गया कि जो 225 मिलियन साल पहले, यानी कि जो था परमियन युग, वहां पर सिर्फ एक विशाल भूखंड था, जिसको हमने बोला है सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारा एक विशाल महाद्वीप विशाल कैसे? क्योंकि इसमें सारे जो महाद्वीप हैं ये सब मिल जाते हैं। देखिए द्वीप क्या होता है, कोई ऐसी मिट्टी जो कि चारों ओर से पानी से घिरी हो, उसको हम बोलते हैं द्वीप। जब यही थोड़ी बड़ा हो जाए बहुत, तो उसको हम बोलते हैं महाद्वीप। जैसे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इस तरीके, उसको हम बोलते हैं महाद्वीप। और जब यही सारे मिलकर एक ही बहुत बड़ा महाद्वीप था, उसको हमने बोल दिया सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि सुपर महाद्वीप। अब एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम रखा गया पेंजिया, उसको बोला गया, उन्होंने नाम रखा है पेंजिया। बाकी तो महासागर हो गया, बाकी तो बचा हुआ महासागर हो गया, उस महासागर का नाम रख दिया उन्होंने पैंथलासा। 225 मिलियन साल पहले केवल एक पेंजिया और एक पैंथलासा, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। पेंजिया, ये रहा पेंजिया पूरा, और ये सागर पूरा है पैंथलासा, यानी ये जो समुद्र है, महासागर है, ये है पैंथलासा। इसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ना अलग होने लगे, थोड़ा अलग होने लगे। जैसे कि इस तरीके से ये इस तरीके से अलग होने लगे, हल्का सा अलग होने लगे। तो ऊपर का मिट्टी अलग होने लगी, नीचे की अलग होने लगी। तो जो ऊपर और नीचे का इन्होंने अलग नाम रख दिया। यहां पर लॉरेशिया और अंगारा लैंड, ऊपर की सॉइल थी उसका नाम रख दिया लॉरेशिया, या फिर इसका नाम एक और रख दिया अंगारा लैंड। है पूरा क्या है, ये पूरा है पेंजिया। ऊपर के भाग को बोल दिया लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे के भाग को इन्होंने बोल दिया गोंडवाना लैंड। पूरा एक था सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पेंजिया। अब पेंजिया भी विभाजित होने लगा 200 मिलियन साल पहले, यानी कि ट्राइसिक युग में। तो हमने ऊपर के भाग को, जो नॉर्थ का भाग था, उसको हमने बोल दिया लॉरेशिया, या फिर दूसरा नाम रख दिया अंगारा लैंड। और जो नीचे का था उसका नाम हमने रख दिया है गोंडवाना लैंड, उसको बोला इन्होंने गोंडवाना लैंड। अब आप देखिए बाकी जो पूरा समुद्र है, वो तो जो महासागर है, वो तो महासागर वही है, तो उसका नाम वही रहेगा पैंथलासा। लेकिन अगर आप देखें कि हल्का सा यहाँ पर एक वाटर बॉडी आ गई है, यहाँ देखिए ये पानी ही पानी है बीच में हल्का सा, तो क्या इसको हम महासागर बोलेंगे? नहीं बोल सकते महासागर,
ये क्या है, ये एक समुद्र है, यानी ये एक सागर है। इसका नाम क्या रख दिया हमने, इसका नाम हमने रख दिया टेथिस सी, यानी कि टेथिस सागर। तो क्या हो गया, टेथिस सागर, ऊपर हो गया लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे हमने बोल दिया गोंडवाना लैंड। अब अगर पूछे कि क्या क्या था, तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया इसके ऊपरी भाग हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, देखिए यूरोप और एशिया को मिलाकर हम यूरेशिया बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये तीनों है ऊपर का भाग। इसका मतलब ये काय के भाग हो गए, ये हो गए लॉरेशिया के भाग, यानी ये ऊपर का भाग है लॉरेशिया का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉरेशिया में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था, तो कौन कौन सम्मिलित है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और बाकी कहां है सम्मिलित, जो गोंडवाना लैंड है उसमें कौन कौन है, उसमें है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एक हमारा प्यारा भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए ये है हमारा भारत। इस भारत के जो ये नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया। ये जो नीचे का भाग है ये भाग बहुत पहले का बना हुआ है, जबकि जहां ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, ये जो एरिया है ये अभी अभी का बहुत ही नया बना है। जो ये हिमालय से गंगा नदी और बाकी सिंधु नदी, ये जो काट काट कर मिट्टी इन्होंने नीचे बिछाई है, ये जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी से बने हैं यूपी, बिहार, पंजाब, ये बने हैं इस मिट्टी से। और ये शुरू में नहीं था, यहाँ शुरू में जो था वो था केवल प्रायद्वीपीय भारत, यानी जो भारत का नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये जो नीचे का हिस्सा है ये ट्राइंगल, ये था हमारा असली भारत। और ये कहां था, ये था अफ्रीका के पास। देखिए जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, अफ्रीका के पास यहां पर था हमारा ये भारत वहां से खिसक कर यहाँ एशिया में आ गया है। और एशिया में आने के बाद ये अभी भी एशिया की तरफ, एशिया को ढकेले जा रहा है। हर साल ये 5 सेंटीमीटर एशिया की तरफ अपने आप को धकेल देता है, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का भी निर्माण हो गया है। अब हिमालय पर्वत का निर्माण ये कैसे हो गया है, ये हम पढ़ेंगे जब पर्वतों की श्रेणी पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम समझ लेते हैं जो हमने बात की महासागर की, और महासागर तल क्या होता है। देखिए महासागर तल से काफी स्टूडेंट को लगता है कि हम नीचे डीप की बात कर रहे हैं। देखिए ये है एक जमीन और ये इस तरीके से नीचे गहराई है, और पानी कहां तक होगा, पानी ये होगा, ये है। देखिए जहां पर पानी का लेवल रहता है वहां पर हम ये निशान लगाते हैं, इसका मतलब ये पानी का तल है, ये पानी की सतह है। अब क्या होता है, तल नाम सुन के स्टूडेंट को लगता है कि तल कह रहे हैं, अगर इसका मतलब है कि समुद्र तल तो ये हो गया, नीचे का हिस्सा हो गया तल, तो नहीं, समुद्र तल होता है ये जो ऊपर की सतह है, इसको बोलते हैं समुद्र तल। जो नीचे का हो गया इसको हम बोलते हैं नीतल, नीचे के हिस्से को बोलेंगे नीतल। और जो समुद्र तल हो गया वो हो गया ये ऊपर की समुद्र की यानी कि सतह, ये होगी समुद्री सतह, और नीचे का ये हो गया नीतल। दो होते हैं, एक होता सागर, एक होता ओशियन। जो सागर होता है वो एक छोटी बॉडी होती है, उसकी गहराई ज्यादा नहीं होती है। महासागर होता है उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो सागर होता है, समुद्र होता है, उसकी गहराई उतनी नहीं होती। किसी भी चीज को महासागर कहने के लिए तो वो बहुत ज्यादा विशाल होना चाहिए, जैसे प्रशांत महासागर, जैसे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कोई विशाल होना चाहिए। दूसरा, महासागर कभी भी जमीन से टच नहीं करता, जमीन से टच हमेशा सागर करता है। जैसे कि ये अगर, जैसे देखिए ये है महासागर, लेकिन इसके पास अगर हम इस यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, ये सब क्या है, ये सब बनेंगे सागर, ये सब बनेंगे सी, ये सब बनेंगे सी, और ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा महासागर। महासागर कभी भी जमीन को टच नहीं करता है। महासागर हमेशा या तो खाड़ी को टच करेगा या वो सागर को टच करेगा। अब खाड़ी क्या होती है, सागर क्या होती है, ये हम जब हम पढ़ेंगे समुद्र यानी कि सी का लेक्चर, उस समय हम समझ लेंगे सागर क्या है, महासागर क्या है, खाड़ी क्या है। हिंदी में दोनों खाड़ी होती हैं, लेकिन इंग्लिश में एक खाड़ी को बोलते हैं बे, एक खाड़ी को बोलते हैं गल्फ। तो दोनों में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, कि टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरीके से मूव कर रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि हमें टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट सही तरीके से समझ में नहीं आ पाता। उसमें हम समझेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स कितने प्रकार की होती हैं, दूर जा रही है टेक्टोनिक प्लेट्स तब उनको क्या बोलते हैं, पास आ रही है तो उनको क्या बोलते हैं, और कैसे बनते हैं वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, और क्यों हम बोलते हैं कि प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का घेरा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।